नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत ही विशेष तिथि है ना। आषाढ़ी एकादशी है। ये महामहोत्सव है संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, न केवल भारतवर्ष के लिए परंतु पूर्ण ब्रह्मांड के लिए ये महामहोत्सव है। कई जगह पे आज से चातुर्मास है ना, आज से ही कई जगह पे चातुर्मास शुरू हो जाता है। एकादशी से व्रत शुरू करते हैं, कोई लोग द्वादशी से करते हैं और कोई लोग पूर्णिमा से करते हैं, है ना। ऐसे भिन्न भिन्न मान्यताएं है, परंतु जहाँ पे एकादशी से इस व्रत की शुरुआत होती है तो एकादशी आषाढ़ी एकादशी से शुरुआत होती है और फिर कार्तिक की जो उत्थान एकादशी है उस उत्थान एकादशी को 4 मास पूर्ण हो जाते हैं और फिर वो उत्थान एकादशी से जो पूर्णिमा होती है उनको कहते हैं भीष्म पंचक। 5 दिन को कहते हैं भीष्म पंचक। ऐसे 4 महीने 5 दिन ऐसा पूर्ण ये चातुर्मास 4 महीने का व्रत होता है। ये व्रत ऐसे तो बहुत विस्तृत है। इस व्रत को पालन करने वाले यदि जितना कर सकते हैं उतना करें। इस व्रत की शुरुआत जो आज हम शुरू कर रहे हैं, विशेषकर सभी के पास पेन पेपर है। आज आप सबकी परीक्षा होगी, आज एग्जाम होगी क्लास के एंड में, तो पेपर पे आपको लिखना होगा। तो वो जो अन्नमय कोश की जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, तो चातुर्मास में उसका बड़ा महत्व है। सबसे पहले चातुर्मास के नियम में वो अन्नमय कोश के ऊपर ही कार्य करने के लिए कहा जाता है। तप, चातुर्मास में क्या होती है? तपस्या, तप की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अन्न से होती है। एक्सटर्नली, बाह्य दृष्टि से अन्न से शुरुआत होती है। अन्न, तो अन्नमय कोश। तो चातुर्मास में बताया गया है कि एक ही समय प्रसाद पाए, एक ही समय भोजन करे, दूसरे समय अन्न ग्रहण न करे। आप फ्रूट्स, जूस, सूप वगैरह ये सब ले सकते हैं, परंतु अन्न नहीं ले सकते हैं। ये एक नियम है चातुर्मास का। फिर यदि और भी कठिन तपस्या करनी है तो दोनों बार आप अन्न ग्रहण करना छोड़ दे 4 महीने के लिए।
4 महीने के लिए नहीं होता है तो फिर बताया गया है, वर्णन है कि जो आखिरी का लास्ट मंथ है कार्तिक, फिर कम से कम 1 महीना तो करे, 1 महीने का व्रत पक्का करे। अब मान लो 1 महीने का भी नहीं होता है तो फिर बताया गया कि आखिर की जो कृष्ण पंचक है 5 दिन, वो 5 दिन तो करे, है ना। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र हमको बहुत फैसिलिटी देते हैं, ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो वो करो, वो कुछ ना कुछ तो करो, या छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो है ही हमारे लिए। तो इस प्रकार से हम अपना व्रत कर सकते हैं। अच्छा, चातुर्मास का व्रत पालन करने से लाभ क्या होता है, तो बताया गया है 1:1000, मतलब चातुर्मास में आप 1 माला जप करते हैं तो 1000 माला का फल मिलेगा, है ना। जबरदस्त स्पिरिचुअल सेल लगी हुई है। 1 माला जप करते हैं तो कितना फल मिलेगा, 1000 गुना। मतलब ये है कि कार्तिक में 1000 गुना फलश्रुति है, 1000 गुना, सॉरी चातुर्मास में। तो ये 4 महीने का व्रत, ऐसे भी ये 4 महीने में बारिश होती है ना। 4 महीने में क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का सीजन होता है। तो ऐसे ही अग्नि मंद होता है, हमारे पेट में जो अग्नि होता है, जो अन्न को डाइजेस्ट करता है, वो अग्नि बारिश की इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या होता है, वो मंद होता है। आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, इतना भूख लगती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि क्या है, मंद है। तो ये साइंटिफिक रीजन है, इसलिए बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि ज्यादा हेवी अन्न, ज्यादा अन्न खाए, फ्रूट्स खाए, थोड़ा सलाद खाए, जूस पिए, ऐसे इस प्रकार से बताया गया है। सो मुख्य नियम चातुर्मास का मैं यही कहूंगा, अपनी अपनी शारीरिक मर्यादाओं के अनुसार व्रत करे। यदि शारीरिक मर्यादाएं है, शरीर कहता है कि नहीं उपवास हो ही नहीं सकता, उपवास करते से ही एसिडिटी बढ़ जाती है, सर दर्द होता है, ये सब होता है, तो आप उपवास न करें। सो अपने शारीरिक मर्यादाओं के अनुसार व्रत करें। परंतु 1-2 बातें आप अवश्य कर सकते हैं चातुर्मास में। रोज भगवान का दर्शन करें, रोज भगवान को प्रदक्षिणा करें, रोज तुलसी महारानी को जल अर्पण करें, रोज घर में दिया बत्ती पूजा जितनी हो सके वो करें, और रोज भगवान के नाम का जप अवश्य करें, वो कंपल्सरी, वो बहुत आवश्यक है ना। तो इतना करते हैं तो उत्तम है, इसका फल अच्छा मिलेगा। और एक बात और जो नहीं करने वाली है, वो ये है कि कोशिश करें कि सत्य वचन ही बोले, इसका प्रयास करें, अननेसेसरी झूठ ना बोले, है ना। जहाँ वो झूठ बोलने से कुछ कोई उसका मीनिंग ही नहीं है, अननेसेसरी हमको आदत पड़ गई, इसलिए कई बार हम झूठ बोल देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत पड़ी है। तो 4 मास जो है, कम से कम ये 4 महीने में क्या करें, झूठ ना बोले, है ना, मैनिपुलेशंस ना करें, झूठ ना बोले, अवॉइड करिए। जहाँ झूठ बोलने का सिचुएशन क्रिएट होती है, उस परिस्थिति को अवॉइड करें। तो इस प्रकार से 4 चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। खाने पीने में थोड़ा सात्विक भाव रखे तो वो उससे ज्यादा लाभ होगा। सो आज हमने जैसा कि पूर्व में कहा है, पंचकोश की चर्चा हमारी बाकी है। पंचकोश और प्राणायाम, ये 2 विषय एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आज हम शुरुआत पंचकोश से करते हैं। पंचकोश को समझने के लिए हमको अष्टांग योग को समझना अतिशय आवश्यक है। अष्टांग योग अर्थात क्या, योग के 8 प्रकार, 8 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा या धारणा ध्यान समाधि। क्या क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। 8 हो गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 हो गए।
सो ये अष्टांग योग की 8 स्टेजेस है ना। सो यदि कोई चाहे, है ना, ये लैडर जैसा होता है ना, एक पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, पहली है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, सो पहला स्टैंडर्ड, दूसरा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसी 8वीं कक्षा तक। लेकिन यदि कोई चाहे कि मैं डायरेक्ट 4थी कक्षा में मुझे जाना है, जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, जा नहीं सकता 4थी कक्षा। आजकल हम डायरेक्ट 4थी कक्षा में जाते हैं। कौन सी 4थी कक्षा? प्राणायाम। सब लोग प्राणायाम करते हैं और फिर बोलते हैं हमको तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। कुछ लाभ ही नहीं। अरे आप डायरेक्ट 4थी कक्षा में चले गए, कैसा लाभ होगा? पहली कक्षा में क्या होता है पता है क्या? नहीं है। फिर डायरेक्ट 4th में चले गए। डायरेक्ट 4th में जाने से आपको पूर्ण लाभ, कुछ फील गुड फैक्टर होगा, अच्छा लगेगा केवल, परंतु लाभ जो होना चाहिए वो नहीं होगा। ओनली यू विल फील बेटर, फील गुड, चलो अच्छा लग रहा है बस, परंतु जो होना चाहिए लाभ, पूर्ण लाभ, वो पूर्ण लाभ होना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट 4th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं। सो सबसे पहले होता है यम। यम अर्थात क्या? जो नहीं करना है। जीवन में ऐसी कुछ चीजें होती है जो करना नहीं होती है, उसको नहीं करना है हमको। अमुक बातें नहीं करना है, जैसे रात भर जागरण नहीं करना है ना, गैम्बलिंग नहीं करना है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमको डिफाइन करनी चाहिए कि ये अमुक नहीं करना है। शास्त्र के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके नियम है। मद्यपान नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, है ना, अनलिमिटेड डिजायर्स नहीं रखनी चाहिए। ये सब बातें बताई गई है। मन की शुद्धता रखनी चाहिए, शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए और बुद्धि को सात्विक रखना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। पर ये करना नहीं चाहिए वाली पहली 4 बातें। तो उससे भी रिलेटेड और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं करना है। जैसे गवर्नमेंट भी कई सारी बातें बताती है कि धूम्रपान वर्जित, ऐसे गवर्नमेंट भी कई जगह पे पब्लिक प्लेस पे अलाउड नहीं है, ऐसी जो नहीं करने वाली बातें, तो उसको कहा गया है यम। तो अपने जीवन में क्या नहीं करना है, ये हमने शास्त्र की बातों को तो समझ में लेना ही है, परंतु हम अपना भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे अमुक नहीं करना। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो शारीरिक स्तर पे बहुत पेट की समस्या है, जैसे समझे कि सेंसिटिव है पेट, तो उसने क्या नहीं करना चाहिए? उसने मिर्ची नहीं खाना चाहिए, उसने मसाला नहीं खाना चाहिए। वो ऐसी छोटी छोटी बातें भी, ये सब यम में आता है। तो क्या नहीं करना है हमको, इसका एक लिस्ट बना लेना चाहिए। बरोबर है ना? बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। उसके पश्चात नियम, ये हो गया यम। उसके पश्चात हुआ नियम। नियम अर्थात क्या? क्या करना चाहिए। नियम अर्थात क्या करना चाहिए। तो करणीय जो बातें हैं और अकरणीय, डूज एंड डोंट्स इंग्लिश में बोलते हैं। पहला यम अर्थात डोंट्स, नियम अर्थात डूज। तो क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए, सात्विक विचारधारा रखनी चाहिए, शरीर के लिए व्यायाम करना चाहिए, मन के लिए ध्यान करना चाहिए, है ना, और आत्मा के लिए जप करना चाहिए। 3 बातें हैं, तीनों के लिए करनी चाहिए। सो करणीय जो बातें हैं उनको कहा गया है नियम। सो यम करने से, यम को फॉलो करने से शरीर शुद्ध होते जाता है। क्या होता है? शरीर शुद्ध होता है। नियम को करने से वो शुद्धता पूर्ण शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। वो संपूर्ण सिस्टम शुद्ध हो जाती है। किससे? नियम से। अब नेक्स्ट आया है आसन। यम, नेक्स्ट क्या है? नियम, फिर यह है आसन। आसन का अर्थ है एक्सरसाइज।
हमको शरीर मिला है, शरीर मूवमेंट करता है, शरीर हलचल करता है, तो इसलिए शरीर के द्वारा रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। क्या? एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। यदि शरीर एक्सरसाइज नहीं करेगा, शरीर मूवमेंट नहीं करेगा, तो वो बीमारियों का घर बन जाएगा। किसका घर बनेगा? बीमारियों का। तो इसलिए शरीर है तो उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। शरीर से थोड़ा तो पसीना रोज निकलना चाहिए। वॉकिंग से कहो, एक्सरसाइज से, जो व्हाटएवर आपको सूट होता है वो पर करना चाहिए एक्सरसाइज। उसको कहते हैं आसन, यम नियम आसन। जब इतना सब कुछ हम करते हैं तो इससे क्या हो जाता है? शरीर शुद्ध हो जाता है। एक्सरसाइज करने से पॉजिटिविटी आती है। और फिर कहा गया है प्राणायाम। उसके पश्चात क्या करना है? प्राणायाम करके मन को नियंत्रित करना है। क्या करना है? मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है प्राण को रेगुलेट करना। रेगुलेट, जैसा कि हमने उस दिन कहा था, हम प्राण वायु ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु कैसा लेते हैं? वेरी शैलो। हमको पता ही नहीं चलता वो ऑक्सीजन हम प्राण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। डीप ब्रीदिंग हम कब लास्ट किया था पता ही नहीं है, किया भी था कि नहीं किया था पता नहीं, है ना। सो प्राणायाम एक ऊर्जा है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे सीक्वेंस में। सो इतना जब हम पहले के 3 स्टेप्स करते हैं तभी हमारा प्राणायाम सफल होता है। कुछ भी खा रहे, कभी भी सो रहे, कैसा भी मानसिकता रख रहे और फिर प्राणायाम कर रहे, उसका लाभ सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, देन फोर्थ स्टैंडर्ड। तभी तो फोर्थ स्टैंडर्ड में भरपूर मार्क मिलेंगे। सो यदि प्राणायाम करते हैं तो उसके पहले एक्सरसाइज करना आवश्यक है। यदि एक्सरसाइज करते हैं तो नियम से करना आवश्यक है, और नियम यदि फॉलो करना चाहते हैं तो पहले कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए, ऐसा है। सो परहेज करो, कुछ नियम का पालन करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। उसके पश्चात आता है धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको क्या कहते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 स्टेजेस हैं। यहां तक क्लियर है? धारणा पहले है, धारणा अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, धारण करना। पहले क्या करना है? ध्यान करना है। उस ऑब्जेक्ट को पहले डिफाइन करो। हो गया धारणा, धारण किया। कॉन्सेंट्रेट करो उसके ऊपर, देन उसका मेडिटेट करो उसके ऊपर, देन ध्यान करो, और फिर देन उस ध्यान में एब्जॉर्ब हो जाओ, समाधि। तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब ये जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बीच में प्रत्याहार रह गया। प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार अर्थात अपने मन को नियंत्रित करो। कैसे? अभी मान लो अभी हमारा क्लास चल रहा है और मन को अचानक अमेरिका की याद आई। वो मन सोच रहा है वो हॉलीवुड में आज वो अमुक फिल्म रिलीज हो गई है, और न्यूयॉर्क में ऐसे हुआ है, टेक्सास में बारिश हो गई है, ऐसा सब चल रहा है और इधर क्लास चल रही है ना। तो प्रत्याहार किसको कहते हैं? जो मन आपका अमेरिका में गया है, वो अमेरिका से मन को उठा के फिर मीरा रोड में लाओ, उसको कहते हैं प्रत्याहार। मन दौड़ेगा, मन यहाँ वहां जाएगा, भटकेगा, परंतु मन को खींच के लाकर उस शरीर के साथ रखना है जहाँ शरीर है। शरीर तो अमेरिका नहीं जा सकता, शरीर तो यहीं बैठा है, मन तो चला गया। तो मन को वहां से खींचो और खींच कर यहाँ पे इस शरीर के साथ उसको रखो। शरीर से इधर उधर जाने मत दो, मन को शरीर के बाहर जाने मत, उसको कहते हैं प्रत्याहार।
सो मन को खींच कर लाना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है, ये पंचकोश में हम इनको समझ सकते हैं। अष्टांग योग पंचकोश कौन सी है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 कोश है, इसलिए हमने चर्चा पूर्व में की है। अब थोड़ा चर्चा सूक्ष्म स्तर पे होगी। थोड़ा सा आप धारणा के स्टेज पे आ जाइए। कंसंट्रेशन। सो हम पंचकोश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब पंचकोश को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जिससे कि हम पहले 5 कोशों को समझ लेंगे। पंचकोश में ऐसा समझिए कि 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे, ऐसा सोचिए कि बहुत ही भव्य शिवाजी महाराज का एक वो कहते हैं पुतला है, स्टैचू है शिवाजी महाराज, और 5 बच्चे वो स्टैचू को देख रहे, शिवाजी महाराज को देख रहे हैं, पुतले को देख रहे है ना, 5 देख रहे हैं। अब जो 5 देख रहे हैं उसमें एक बात विशेष है, सबकी दृष्टि भिन्न है, सबका विजन डिफरेंट है, सबकी दृष्टि भिन्न भिन्न है। अब जो पहला बच्चा है, वो पहला बच्चा वो देखता है कि ये जो पुतला है कितना बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है ये पुतला, 50 फुट का होगा, नहीं 100 फुट का होगा, हो सकता है ज्यादा भी होगा, बहुत बड़ा है, कितना सुंदर भी दिखता है। पहला बच्चा ऐसा देखा। पहले बच्चे को क्या दिखा? वो पुतले का भव्य रूप, हाइट, सुंदरता, ये सब कुछ दिखा, फर्स्ट चाइल्ड को। तो ये जो उसको दिखा, उसको कहते हैं चर्म दृष्टि। क्या कहते हैं? चर्म दृष्टि। चर्म चमड़ी, चर्म दृष्टि अर्थात वो केवल जो चमड़ी की आंख से जो दिखता है उसी में वो प्रभावित हो जाता है, अर्थात सी थ्रू फिजिकल आईज ओनली, केवल भौतिक आंख से ही वो देखता है, अर्थात वो क्या है, केवल भौतिक चीजों का ही अच्छे से एनालिसिस कर सकता है, भौतिक स्तर पे मटेरियल का ही वो अच्छा एनालिसिस कर सकता है, भौतिकता का ही अच्छे से एनालिसिस कर सकता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? चर्म दृष्टि। उसकी दृष्टि कौन सी है? चर्म दृष्टि। अच्छा, अब दूसरा बच्चा भी देखा मूर्ति को, और दूसरा बच्चा मूर्ति को देखकर बोलता है शिवाजी महाराज कितने पराक्रमी थे, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? कितने पराक्रमी थे, उन्होंने बहुत सारे किले प्राप्त किए, बहुत सारे किले बांधे, कुछ किसानों को, कुछ गांव के जनता को एकत्रित किया, उनको लड़ाई का प्रशिक्षण दिया, उन्होंने सैन्य दल तैयार किया, बहुत अच्छे घुड़सवारी करते थे, एकदम बढ़िया तलवार चलाते थे और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे। इस प्रकार से जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनकी स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया थी। ये सब वो देख रहा है। अब वो क्या देख रहा है? वो शिवाजी महाराज के जो एक्शंस थी, कर्म, वो सारे कर्मों को देख रहे हैं। कर्मों में क्या था? उत्साह था, निरुत्साह था कि उत्साह था? बड़ा उत्साह था, बड़ा साहस था, बड़ा पराक्रम था कर्मों में। साहस, पराक्रम, उत्साह, विशेषकर उत्साह, ये
प्राणों से उत्पन्न होता है। यदि प्राण बैलेंस है तो व्यक्ति उत्साहित है, यदि प्राण इम्बैलेंस है तो व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है। देखिए ना, वायु, प्राण अर्थात हम वायु कहते हैं या प्राण, प्राण जब इम्बैलेंस, जैसे जैसे वृद्धावस्था को व्यक्ति प्राप्त करता है प्राण इम्बैलेंस होते जाता है, प्राण पंच प्राण इम्बैलेंस होते जाता है, और पंच प्राण इम्बैलेंस होने से व्यक्ति के अंदर का उत्साह कम होते जाता है। आपने देखा होगा, है ना, व्यक्ति आराम करने में ज्यादा, आने तो मैं सोता हूँ, मुझे उधर नहीं आना है, मुझे इधर नहीं आना, उत्साह नहीं रहता है। जिसके पास उत्साह है वो पराक्रमी होता है, उत्साहित होता है, स्ट्रेटेजिस्ट होता है। तो इसलिए ये जो दूसरा बच्चा जो देख रहा है, दूसरा बच्चा देख रहा है कर्म, क्या देख रहा है? कर्म। कैसे? कर्म साहसी कर्म है, पराक्रमी कर्म है। तो इसलिए उसकी जो दृष्टि है उसको कहा गया है कर्म दृष्टि। कौन सी दृष्टि? कर्म दृष्टि। पहली कौन सी है? चर्म दृष्टि। दूसरी कौन सी है? कर्म दृष्टि। कर्म दृष्टि आती है प्राणमय कोश में। किसमें? प्राणमय कोश। और इस कोश का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति इज अट्रैक्टेड बाय स्किल। वो व्यक्ति जो प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश जिसकी एक्टिवेट है वो क्या देखता है? उसकी दृष्टि स्किल पे रहती है, सामने वाले व्यक्ति का स्किल क्या है और टैलेंट्स क्या है, वो उस टाइप का एनालिसिस करता है, स्किल एंड टैलेंट बेस्ड एनालिसिस करता है ना। वो कौन सा हो गया? प्राणमय कोश। अब दो बताइए, पहला कौन सा हुआ? चर्म दृष्टि। कौन सा? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की विशेषता क्या है? चर्म दृष्टि की क्या एक्टिविटी है? भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड में जो दिखता है उसी को वो मानता है और उसी का एनालिसिस करते बैठता है, जो दिखता है ना। सो मटेरियल। नेक्स्ट क्या है? कर्म दृष्टि। कर्म दृष्टि कौन सी कोश? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वाले की दृष्टि क्या होती है? स्किल के ऊपर अट्रैक्ट होता है, स्किल को देखता है वो, टैलेंट उसको अट्रैक्ट करता है, स्किल उसको अट्रैक्ट करता है। हो गया कर्म दृष्टि। अब तीसरा बच्चा है, तीसरे बच्चे ने भी शिवाजी महाराज का मूर्ति को देखा और वो देखकर वो शिवाजी महाराज के प्रति वो देखता है कि शिवाजी महाराज कितने स्वभाव से एकदम क्या कहते हैं, लविंग एटीट्यूड, लविंग नेचर, उनका कितना प्रेममय स्वभाव था। वो कितने सभी के प्रति, अपनी जनता के प्रति, सभी के प्रति कितने सेंसिटिव थे, सबसे प्रेम करते थे, सबका कल्याण करना चाहते थे। और क्या देखता है? वो देखता है शिवाजी महाराज की मॉरल बिहेवियर, मॉरली वो कितने अच्छे थे, है ना, मॉरल बिहेवियर। और उसके साथ वो उनके सैन्यों के प्रति जो शिवाजी महाराज का भाव था, वो भी वो सोचता है कि शिवाजी महाराज अपने जो सैनिक थे उनके प्रति कितना प्रेम भाव रखते थे, उनके जनरल्स जो थे, आर्मी जनरल्स, उनके प्रति सरदार कहते हैं, उनके प्रति उनका कितना अच्छा गहरा संबंध होता था और उनका एकदम आदर्शवादी स्वभाव था, आइडियल बिहेवियर थी, है ना। वो शत्रु के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, है ना, शत्रु के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। सो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है, आपने कई बार देखा होगा, फतेह खान को परास्त करने के पश्चात उनकी पत्नी को कुछ सैनिकों ने किडनैप किया, तो शिवाजी महाराज ने उनको छोड़ दिया, उनको कहा ये हमारी माता समान है और उनको छोड़ दिया। सो ये वो बच्चा ये सब स्मरण करता है, वो देखता है कि कितने शिवाजी महाराज का मॉरल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, है ना, पूरा कितने अच्छे स्वभाव के थे,
कितना उनका प्रेममय स्वभाव था, इस प्रकार से वो देखता है। सो ये तीसरे बच्चे को कहा गया है मर्म दृष्टि। कौन सी? मर्म दृष्टि। और ये होता है मनोमय कोश। ये कौन सा कोश है? मनोमय कोश। क्यों? क्योंकि इसमें इमोशंस है। वो क्या होता है? इमोशंस उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो जो प्योर इमोशंस है उसके प्रति वो आकर्षित रहता है। प्योर इमोशंस मतलब मॉरल हो गया, लविंग बिहेवियर हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, वो व्यक्ति उसको प्राधान्य दे। वो देखता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है, वो देखता है कि इस व्यक्ति सबके साथ बहुत अच्छा संबंध रखता है, वो देखता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सारे मॉरल्स अप्लाई करता है, तो ये भी देखता है कि ये व्यक्ति दूसरों के लिए कार्यरत रहता है, ये व्यक्ति कभी भी अधर्म, अनाचार, दुराचार नहीं करता है। ये सारी पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो जो तीसरा बच्चा है वो क्या देख रहा है? शिवाजी महाराज की सारी इस प्रकार की प्योर बिहेवियर जो है, मॉरल बिहेवियर जो है, तो वो क्या होता है? ऐसे प्योर इमोशंस के प्रति आकर्षित होता है, वो उस स्तर पे ही देखता है। तो अन्नमय कोश, सॉरी मनोमय कोश वाला व्यक्ति क्या करता है? उस स्तर पे एक्टिव रहता है, इमोशंस के स्तर पे एक्टिव रहता है। कौन सी इमोशंस? प्योर इमोशंस कहो या पॉजिटिव इमोशंस, वो उसको जल्दी अट्रैक्ट करती है। उसको शिवाजी महाराज का रूप अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको शिवाजी महाराज का उतना बड़ा सब अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको इवन बाकी कुछ भी जो अन्नमय प्राणमय में होता है, शिवाजी महाराज के कर्म भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। शिवाजी महाराज की कर्म दृष्टि, कर्म भी इतने अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेगा शिवाजी महाराज का मॉरल बिहेवियर। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इन बातों को अपने रोज के जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि हम कौन सी बात के प्रति हमको, कौन सी बातें हमको ज्यादा भा जाती है, हम कौन सी बातें हमको बहुत जल्दी अपील करती है ना, कौन सी बातें हमको खींचती है। तो सोचना चाहिए हम उस स्तर पे है ना, या उस स्तर पे नहीं भी हो तो उस स्तर पे जाने का हमारा प्रयास है, नोइंगली और अननोइंगली व्हाटएवर। सो इसको क्या कहते हैं? मर्म दृष्टि, मनोमय कोश। कौन सा कोश? मनोमय कोश, मर्म दृष्टि। अब जो चौथा बच्चा है, वो चौथा बच्चा शिवाजी महाराज की जो बुद्धि है, वो बुद्धि के प्रति आकर्षित है। हाँ? पहला इमोशंस के प्रति है, पहला इन द सेंस तीसरा बच्चा पॉजिटिव इमोशंस के प्रति अट्रैक्ट है, चौथा बच्चा उनके प्योर इंटेलिजेंस के प्रति अट्रैक्ट है, शुद्ध बुद्धि है ना। वो ये सोचता है कि शिवाजी महाराज के पास कितना कौशल्य था, कितने कुशल थे वो, कैसे, कितने कुशलता के साथ उन्होंने अफजल खान को मार दिया। तो उसको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? शिवाजी महाराज की इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस, शुद्ध बुद्धि। सो कोई लोगों को क्या होता है? बौद्धिक स्तर पे ही अट्रैक्शन होता है, उनको लगता है कोई इंटेलिजेंट बात हो तो ही मुझे अच्छा लगेगा, बाकी जनरल बातों में मुझे ठीक है, बहुत बेसिक है, ऐसा बोलते हैं। बट वो भी प्योर इंटेलेक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस नहीं। दो प्रकार की इंटेलिजेंस है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस, एक है डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस। डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस। तो वो क्या करते हैं? वो उस प्रकार से बौद्धिक बातों के प्रति वो लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। इट मीन्स क्या? उनका शुद्ध बुद्धि, कौन सी बुद्धि? शुद्ध बुद्धि उनकी एक्टिव है, उसके प्रति वो अट्रैक्टेड है। इसको कहा गया है विवेक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? विवेक दृष्टि। हम एक एक इसको बाद में विस्तार से समझेंगे, पहले एग्जाम्पल के साथ कौन सा कोश क्या है ये समझ लेते हैं। इसमें क्या है? विवेक दृष्टि, ये है विज्ञानमय कोश। कौन सा? विज्ञानमय कोश।
यहाँ पे व्यक्ति इंटेलिजेंस एंड विजडम के प्रति अट्रैक्टेड रहता है। विज्ञान अर्थात क्या? ऐसी बुद्धि जिसको हम अप्लाई करते हैं, विजडम, विजडम विज्ञान, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोश है, ये कोश यदि व्यक्ति का एक्टिव है, इस कोश तक व्यक्ति यदि पहुंच गया तो वो व्यक्ति का आगे के कोश में जाना एकदम स्वाभाविक है। वो आनंदमय कोश में जा सकता है। कौन सी कोश में जा सकता है? आनंदमय कोश में जा सकता है। यदि वो इस विवेक दृष्टि को प्राप्त नहीं करेगा तो वो आनंदमय कोश में कदापि नहीं जा पाएगा। इसलिए आनंदमय कोश में जाना ही तो हमारा लक्ष्य है। तो आनंदमय कोश में जाने के लिए हमको विज्ञानमय कोश तक जाना आवश्यक है। और विज्ञानमय कोश है विवेक दृष्टि। विवेक अर्थात क्या? विवेक अर्थात क्या सही है और क्या गलत है, ये हमको बुद्धि सिखाती है ना। बुद्धि सिखाती है ये क्या, ये सही है, ये गलत है, ये हमारी बुद्धि बताती है। परंतु विवेक हमको बताता है कि क्यों सही है और क्यों गलत है। दैट इज विवेक, दैट इज विजडम। ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है, क्यों, व्हाई, दैट मीन्स विवेक। यदि व्हाई ही पता, क्यों है यही पता नहीं होगा तो हम बहुत दिन तक बुद्धि के स्तर पे नहीं रहेंगे। हम बुद्धि के स्तर पे से भी भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए ये जो विज्ञानमय कोश है ये बहुत आवश्यक है। इसमें व्यक्ति क्या देखता है? कुशलता देखता है, व्यक्ति की बुद्धि देखता है। बौद्धिक स्तर पे ये व्यक्ति कैसा सही रास्ते पे चल रहा है और उस व्यक्ति को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्यों करना है। विज्ञान में कोश वाले व्यक्ति को ये पता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों सही है और क्यों गलत है, और क्या और क्यों, ये उसको पता रहता है। किसको? विज्ञान में कोश। उसको वो विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वो विवेक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और इसलिए वो कोई एक जो है, जो सही है, उसके ऊपर वो फोकस कर सकता है, उसके ऊपर वो फोकस कर सकता है, वो कंसंट्रेट कर सकता है। कंसंट्रेट करने के पश्चात उसके ऊपर वो मेडिटेट भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, ध्यान भी वो कर सकता है। ये हो गई विज्ञानमय कोश। और अष्टांग योग में हो गया धारणा और ध्यान। विज्ञानमय कोश, सॉरी, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, धारणा और ध्यान, धारणा और ध्यान। देन ये जो पांचवा कोश है, वो पांचवा कोश क्या है? आनंदमय कोश। अब ये जो पांचवा बच्चा है वो शिवाजी महाराज को देखकर वो बोलता है कि ये शिवाजी महाराज कितने स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। वो ये सोचता है कि कितना इनका आध्यात्मिक अवेयरनेस था। संत तुकाराम महाराज जैसे लोगों से ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, उनसे सलाह उपदेश लेते थे। संत रामदास जी को गुरुतुल्य कर समझते हुए उनसे उपदेश लेते थे और आध्यात्मिक स्तर पे रुचि रखते थे। तो इनका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन शिवाजी महाराज का बहुत दिव्य था। वो शिवाजी महाराज का पुतला देखकर ऐसा सोचते हैं। इसको कहते हैं भाव दृष्टि। इसको क्या कहते हैं? भाव दृष्टि। भाव अर्थात कौन सा भाव? दिव्य भाव, स्पिरिचुअल भाव, आध्यात्मिक भाव। ये देखते हैं ओनली, इनको क्या अट्रैक्ट करता है? इनको प्योर कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट करती है। कौन सी? शुद्ध चेतना।
प्योर कॉन्शियसनेस इनको अट्रैक्ट करती है। ये प्योर कॉन्शियसनेस के स्तर पे रहना चाहते हैं और प्योर कॉन्शियसनेस इनको अट्रैक्ट करती है। और जिसको प्योर कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट करती है, जो प्योर कॉन्शियस शुद्ध चेतना में रहना चाहता है, वही आनंद का अनुभव कर सकता है। इसलिए इसको आनंदमय कोश बताया गया है। पांचवी कोश कौन सी है? आनंदमय कोश। अब बताइए आप, मैंने क्या बोला? चर्म दृष्टि, चर्म दृष्टि, पहले दृष्टि बताइए। चर्म दृष्टि, कर्म दृष्टि, मर्म दृष्टि, विवेक दृष्टि, भाव। पांच दृष्टि पता है? देखने की जो पद्धति है, द वे वी विजुअलाइज एक ही बात को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से विजुअलाइज करते हैं। जिसका जैसा स्तर वो वैसा उसको विजुअलाइज करेगा। उसकी चेतना का या उसका अंडरस्टैंडिंग का जो स्तर होगा, उस स्तर पे वो परसीव करता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं सेंस ऑफ परसेप्शन। परसीव करने का जो पद्धति है प्रत्येक का भिन्न भिन्न है। तो कैसे भिन्न है? तो पंचकोश के अनुसार 5 स्तर से उसका भिन्न भिन्न दृष्टि है। 5 स्तर से उसका भिन्न भिन्न दृष्टि है। और 5 स्तर की दृष्टि कौन सी है? सबसे पहले पुनः एक बार चर्म दृष्टि, कर्म दृष्टि, कर्म दृष्टि, विवेक दृष्टि और भाव दृष्टि। चर्म दृष्टि वाला केवल अपने शारीरिक स्तर पे ही सोचता है और शारीरिक स्तर की और भौतिक मटेरियल स्तर की बातें उसको आकर्षित करती है और वो वहीं तक देखता है। उसको कुछ भी दिखाओ, जैसे अभी भगवत गीता, मान लो ये भगवत गीता है, ऐसा दिखा, देखो दिस इज भगवत गीता। बोले अरे कितना बड़ा बुक है, कितने पेजेस का है? अच्छा, कलर ब्लू कलर बहुत अच्छा है, कौन से प्रेस में प्रिंट किया? वो यहीं तक सीमित रहेगा। वजन कितना है? ये चर्म दृष्टि। किसी भी बात को वो देखेगा तो अपने भौतिक स्तर तक ही देखेगा, अपने भौतिक से शारीरिक स्तर तक ही देखेगा। शारीरिक स्तर पे क्या खान पान वगैरह है सवाल का, तो उसी चीजों में उलझा रहेगा जीवन भर, है ना। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहेगा, वही करता है। चर्म दृष्टि उसकी वही तक है। फिर मर्म दृष्टि, सॉरी कर्म दृष्टि। कर्म दृष्टि अर्थात स्किल से वो अट्रैक्ट होगा, है ना। फिर है विवेक, चर्म दृष्टि, कर्म दृष्टि, मर्म दृष्टि। मर्म दृष्टि है, फिर उसके पश्चात है विवेक दृष्टि, और फिर पांचवी जो हमने देखा भाव दृष्टि, जो आनंदमय कोश है, जहाँ पे हमको परम आनंद और परम शांति का अनुभव होता है। तो ये जो पंचम कोश है आनंदमय दृष्टि, आनंदमय कोश, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको अपनी चेतना को एक एक स्टेप से ऊपर उठाना होता है। तो हमने चेतना के स्तर की पहले चर्चा की थी। कौन सी चेतना के स्तर है? आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, है ना। आच्छादित चेतना, आच्छादित आवृत्त चेतना जिसको बोलते हैं, आच्छादित नहीं आवृत्त, आवृत्त चेतना, संकुचित चेतना, फिर क्या गया है विकसित चेतना, फिर उससे नेक्स्ट लेवल का विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। बडिंग कॉन्शियसनेस, डेवलप कॉन्शियसनेस, सॉरी मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। बडिंग कॉन्शियसनेस, डेवलप कॉन्शियसनेस एंड फुल्ली डेवलप कॉन्शियसनेस। तो अब आप वो चेतनाओं को, वो 5 चेतनाओं को आप इस प्रकार से ये पंचकोश से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला था पेज और पेपर और पेन रखिए पास में। ये यदि आपको समझ में आ गया तो अभी कल से ही आप परम शांति, परम सुख, परम आनंद का अनुभव करेंगे। यदि आज समझ में आ गया तो कोई संसार का दुख आपके आनंद को, परम शांति को भंग नहीं कर पाएगा। सो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसी जिसकी चेतना वैसा उसका भाव। सो जिस लेवल की चेतना व्यक्ति प्राप्त करता है, उसी लेवल के कोश में वो रहता है।
एकदम बेसिक कोश, अन्नमय कोश, सारे प्राणी मात्रा अन्नमय कोश में ही है। जान चतुष्पाद, द्विपाद, चार पैर वाले प्राणी, पंख वाले पक्षी, द्विपाद पशु यानी मनुष्य, वो सब क्या है, अन्नमय कोश में ही रहते हैं। इवन प्राणमय तक भी नहीं जाते, प्राणमय तक भी नहीं जाते। सो आज हमने इतना देखा है, इस चीज को ध्यान से भी समझे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब एक स्टेज इसमें और ऐड करते हैं। यहाँ तक जो आप समझे, अब इसमें हम एक एक ऐड करते जाएंगे। पहले हमने कोश को समझा, फिर कोश में हमने दृष्टि डाल दी, फिर दृष्टि के साथ हमने चेतना डाली। अब कोश के साथ क्या क्या आ गया, दृष्टि, चर्म दृष्टि, कर्म दृष्टि, मर्म दृष्टि, विवेक दृष्टि, भाव दृष्टि। फिर उसके साथ चेतना आ गई। कौन सी चेतना, आवृत्त चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। अब इसमें और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना, पंचकोश पांचों कोश क्लियर है। अब हम जो अन्नमय कोश है, इसको हम इंग्लिश में यदि कहा जाए तो इसको कहते हैं फिजिकल शीट, यानी ये एक्सटर्नल बाहर का जो आवरण है उसको कहते हैं फिजिकल। ये फिजिकल कोश है, इसको क्या कहा गया है, फिजिकल कोश, शीट बोलते हैं उसको, फिजिकल कोश। अन्नमय कोश अर्थात ये फिजिकल मटेरियल स्तर पे ही रहेगा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, दृष्टि इसकी है चर्म दृष्टि। इससे क्या पता चलता है, ये किस चीज को डिटरमाइन करता है, किस चीज को इंगित करता है। अन्नमय कोश हमारे शरीर को और आरोग्य को, हेल्थ को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, हेल्थ को। अन्नमय कोश में गड़बड़ हो गई तो शरीर में कुछ शारीरिक समस्या होगी। किससे कनेक्ट होता है, ये शरीर से होता है, फिजिकल, अर्थात डिटरमाइंस टू हेल्थ। जिसका अन्नमय कोश बैलेंस्ड है उसका हेल्थ अच्छा है, जिसका अन्नमय कोश गड़बड़ है उसका हेल्थ गड़बड़ है, वो रोगी हो सकता है। अच्छा, ये अन्नमय कोश को कैसे शुद्ध बैलेंस बना सकते हैं। यदि इम्बैलेंस है तो अन्नमय कोश को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अन्नमय कोश को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, अन्नमय कोश को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। हाउ टू प्यूरिफाई अन्नमय कोश, यदि कुछ इम्प्यूरिटी आ गई अन्नमय कोश में तो प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। तो सात्विक भोजन, समय पर भोजन, नॉट ओनली सात्विक भोजन। सात्विक भोजन कर रहे इसलिए रात को 2 बजे कर रहे हैं तो नॉट गुड। कुछ भी भोजन करो आप, रात को 2 बजे कर रहे हैं, वेरी डेंजरस। सो सात्विक भोजन से और समय पर भोजन से हम अन्नमय कोश को प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरा और कौन से साधन है, स्लीप, निद्रा। जो शक्ति हमको मिलती है ना प्रभु जी खाने से वगैरह, वो शक्ति को मेंटेन करने के लिए स्लीप बहुत आवश्यक है। आप सोएंगे ही नहीं तो क्या होगा, अन्नमय कोश बिगड़ जाएगा कि पित्त बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, भयंकर पित्त बढ़ जाएगा। सो स्लीप बहुत आवश्यक है। ये साउंड स्लीप यदि आपको आती है तो ये भी एक कारण है अन्नमय कोश को प्यूरिफाई करने का। साउंड स्लीप आती है। और क्या है, एक्सरसाइज।
यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक एडिशनल कारण है जो अन्नमय कोश को अर्थात शरीर को प्यूरिफाई कर सकता है, हेल्दी रख सकता है। तो अब हमने क्या ऐड किया इसमें? अब आप बताइए, आपको अन्नमय कोश के विषय में क्या क्या पता है? बैलेंस फूड होने से, टाइमिंग होने से, बैलेंस सात्विक फूड होने से, नींद पूरी होने से, एक्सरसाइज करने से अन्नमय कोश, यदि हेल्थ में कुछ इश्यू है, अन्नमय कोश है उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, हेल्दी बन सकते हैं। अब एक और उसमें ऐड कर दीजिए, वो सब आ गया उसमें, एक चीज और ऐड कर दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्लीनलीनेस। वो नेक्स्ट लेवल में है। ये अन्नमय फिजिकल है, थॉट इज नॉट फिजिकल। थॉट दिखता है? नहीं दिखता है। सो अन्नमय मीन्स द थिंग विच यू कैन सी। तो नेक्स्ट क्या है? क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस, फिजिकल क्लीनलीनेस मतलब ये घर का तो क्लीनलीनेस है ही है, जहाँ रहते हैं वहाँ की स्वच्छता आवश्यक है। जिस घर में रहते हैं स्वच्छ होना चाहिए, किचन विशेषकर एकदम क्लीन होना चाहिए। हम जिस घर में रह रहे हैं एकदम क्लीनलीनेस उसमें रहनी चाहिए। उसी प्रकार से शरीर में भी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, शरीर को भी क्लीन रखना चाहिए, है ना। सो इन बातों से अन्नमय कोश प्यूरिफाई होता है, स्ट्रांग होता है, बैलेंस्ड रहता है और फिर हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। इस कोश में कभी कभी हम देखते हैं कि यदि किसी प्रकार से शारीरिक आपदा आ गई तो फिर मेडिसिन से इस कोश को करेक्ट, जो मेडिसिन करेक्ट करता है वो इस कोश तक करेक्ट करता है। मेडिसिन का इफेक्ट अन्नमय कोश तक होता है ना। क्योंकि आगे के कोश में डिस्टरबेंस होता है तो फिर डॉक्टर्स बोलते हैं भगवान को प्रार्थना करो। तो जी सही है ना। तो हमारे हाथ में ये कोश है तो इसको अच्छा रखिए, है ना, इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये हो गया फिजिकल कोश। फिर दूसरा है एनर्जी शीट, एनर्जी का कोश। आगे का कोश कौन सा है? एनर्जी कोश। उसको कहते हैं प्राणमय कोश। और हमने देखा कर्म दृष्टि, और ये दृष्टि क्या होती है? स्किल एंड टैलेंट्स के प्रति आकर्षित होती है। और इस कोश को यदि हमको बैलेंस रखना है, स्ट्रांग रखना है, प्यूरिफाइड रखना है तो ये होता है प्राणायाम से। किससे होता है? प्राणायाम से। देयर इज ओनली वन, केवल और केवल प्राणायाम, केवल प्राणायाम। ठीक है, इसकी ये सारे कोर्स की और डिटेल चर्चा हम वन बाय वन करेंगे। तीसरा है मेंटल शीट। तीसरा क्या है? मेंटल शीट, मनोमय कोश। कौन सा कोश? मनोमय कोश। इसमें क्या है? मर्म दृष्टि होती है और ये थोड़ा सेंसिटिविटी की ओर आकर्षित होता है। इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस सेंसिटिव होते हैं पॉजिटिविटी के प्रति, पॉजिटिव इमोशंस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो डिटरमाइंस सेंसिटिविटी एंड पॉजिटिव इमोशंस। व्हाट इट डिटरमाइंस? इट डिटरमाइंस पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशंस एंड सेंसिटिविटी। अच्छा, इसको हम यदि इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? धारणा, फोकस करना चाहिए, मंत्र को धारण करना चाहिए। अर्थात मंत्र को, मंत्र के प्रति कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेट। अर्थात मुझे भगवान के नाम का जप करना है तो पहले भगवान के नाम के प्रति कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट हो जाए, है ना, कॉन्सेंट्रेट करो।
यहाँ भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, मतलब मैं इसके प्रति कॉन्सेंट्रेट हो रहा हूँ। सो कॉन्सेंट्रेशन। और फिर कई बार इसको ये सबसे पावरफुल है मंत्र के प्रति धारणा, मंत्र की धारणा। मंत्र को धारण करो, मंत्र को धारण करो, ये सबसे पावरफुल तरीका है। मंत्र को धारण करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर कई लोग है ना कुछ विशेष प्रकार का संगीत सुनते हैं। स्पेशली यहाँ पे संगीत मीन्स नॉट वेस्टर्न, संगीत मीन्स शास्त्रीय संगीत, है ना, या अपने जो भारतीय जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको आप सुन सकते हैं, या त्राटक कर सकते हैं। त्राटक समझते हैं? त्राटक पता है क्या है? त्राटक एक दिया लगाइए, हाँ दिया लगाइए और दिए के प्रति फोकस करिए, दिए की ओर फोकस करिए, उसको कंसंट्रेट करिए दिए की ओर। दिए की ओर, दिए को धारण करने का अर्थ क्या है? अभी आप दिए की ओर ही देख रहे, बाकी संसार की ओर नहीं देख रहे, तो वो संसार की ओर नहीं देखने की आदत लगती है उससे, है ना। सो इस प्रकार से मंत्र ध्यान से, संगीत से, संगीत अर्थात सात्विक शास्त्रीय संगीत या त्राटक, सबसे उत्तम क्या है? मंत्र ध्यान, मंत्र को धारण करना। मंत्र को धारण करना सबसे उत्तम है। उसको सही से धारण करने के लिए ये आप संगीत सुनना है तो आप सुंदर सुंदर भगवान के भजन कीर्तन सुन सकते हैं, है ना। सो इस प्रकार से है। तो क्या बोला है? तीसरी शीट कौन सी है? मनोमय। मनोमय क्या है उसमें? हाँ, कौन सी दृष्टि? मर्म दृष्टि। देन क्या है? पॉजिटिव इमोशंस के प्रति सेंसिटिविटी की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्या है? उसको प्यूरिफाई करना है तो मंत्र धारणा, मंत्र को धारण करो। मंत्र को धारण करने के लिए कभी कभी त्राटक करो ताकि मंत्र को फोकस होकर कंसंट्रेट करके आप धारण कर सकते हैं, है ना। त्राटक करो। देन नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश, इंटेलिजेंट शीट। फिजिकल कोश, फिजिकल शीट, एनर्जी शीट, मेंटल शीट, इंटेलिजेंट शीट, इसको कहा गया है विज्ञानमय कोश। इसमें दृष्टि है विवेक दृष्टि, और इससे हमको क्या प्राप्त होता है? डिटरमाइंस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदा भेद शक्ति। हमको जब हमारी ये स्तर पे हम आ जाते हैं तो हम भेद कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। एंड जब हम ये भेद करते हैं और भेद करने के पश्चात फिर हम क्या करते हैं? जो राइट है उसको अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए उसको कहा गया है विवेक दृष्टि, विस्डम, विवेक दृष्टि। तो इसका व्हाट इट डिटरमाइंस? इट डिटरमाइंस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या हमको देता है? ये स्तर पे हमको प्राप्त होती है भेद शक्ति। संसार में दो ही बातें हैं, एक गलत है और एक सही है। अब हमको पता होना चाहिए सही क्या और गलत क्या है। कई बार हम क्या करते हैं? गलत को सही और सही को गलत समझते हैं और पूरा जीवन उसी में व्यस्त निकल जाता है। लास्ट में पता चलता है अरे मैं जो कर रहा था जीवन भर गलत कर रहा था, अब ये सही है। अरे जीवन तो बीत गया। तो इसलिए जब हम इस ज्ञानमय कोश पे आते हैं तो हमको पता चलता है कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है, पूरे संसार में क्या सही है क्या गलत चल रहा है, और जो सही है उसका हम स्वीकार करते हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अप्लाई करते हैं, आचरण में लाते हैं। इसलिए उसको कहा गया है विवेक दृष्टि। तो ये विवेक दृष्टि किससे प्राप्त होती है, क्या करने से प्राप्त होती है? तो विवेक दृष्टि के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है, आध्यात्मिक समझ बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक समझ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग एंड स्पिरिचुअल लिसनिंग,
ये आध्यात्मिक श्रवण, आध्यात्मिक अध्ययन और आध्यात्मिक समझ, इन चीजों से हमारा विज्ञानमय कोश प्यूरिफाई हो जाता है, स्ट्रांग होता है, बैलेंस होता है। बरोबर है? यहां तक ठीक है? देन नेक्स्ट इज आनंदमय कोश, उसको कहते हैं ब्लिसफुल शीट। ब्लिसफुल शीट, आनंदमय कोश। दृष्टि है भाव दृष्टि। अब ये भाव दृष्टि से क्या प्राप्त होता है? तो भाव दृष्टि से आनंद प्राप्त होता है, परम शांति प्राप्त होता है। आनंद और शांति की प्राप्ति, जो इस स्तर पे जो व्यक्ति आनंदमय कोश में जो व्यक्ति चाहेगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी, परम आनंद की और परम शांति की प्राप्ति होगी। और ये आनंद और परम शांति की प्राप्ति करना है तो किससे होगा? कौन सी बात ऐसी है जो हमारे आनंदमय कोश को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है? तो बताया गया है सेवा और त्याग। सेवा, साधना और त्याग। इंग्लिश में ट्रिपल एस फॉर्मूला बोलते हैं उसको। सेवा, साधना और सैक्रिफाइस। ट्रिपल एस, सर्विस, साधना, सैक्रिफाइस। जो आपको याद रहे वो लिखिए। सेवा, साधना, त्याग। या ट्रिपल एस ध्यान में रहेगा तो सेवा, साधना, सैक्रिफाइस। ऐसे। तो अब हमने ये पंचकोश का इंट्रोडक्शन देखा है। क्या देखा है? केवल इंट्रोडक्शन देखा है ना? सो इसका आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट बनाया? हाँ, वो चार्ट बनाइए, अभी घर पे जाके होमवर्क है आपको। एग्जाम इस बार शायद नहीं होगी, एग्जाम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप चार्ट बनाइए। वो एग्जाम ऐसी है कि आपको पता चलेगा, आपको स्वयं को ही पता चलेगा, मुझे नहीं है। वो जब मैं एग्जाम दूंगा आपको क्वेश्चंस, तो आप ही को उसका सही और गलत आंसर देखना है, आप ही को उसको एनालाइज करना है और आप ही को डिफाइन करना है कि आपको करना क्या है। आप ही को पेपर लिखना है, आप ही को चेक करना है, आप ही को अपने जीवन में उतारना है। इस स्तर पे हम क्या कर सकते हैं? तो हमने जो बताया है उसको आप ऐसे एक चार्ट बनाइए। सबसे पहले लिखिए कोश, फिर दूसरा कॉलम लिखिए उस कोश यानी इंग्लिश में जैसे हमने बोला शीट है ना, शीट। तो उसमें क्या है? फिजिकल, पहला है फिजिकल, देन एनर्जी, देन मेंटल, देन इंटेलिजेंट, देन ब्लिसफुल। उसी को हमने क्या कहा? अन्नमय, नाम। दूसरा कॉलम बनाइए नाम का। उसमें नाम में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तीसरे कॉलम में लिखिए विजन यानी दृष्टि। दृष्टि में चर्म दृष्टि, कर्म दृष्टि, मर्म दृष्टि, विवेक दृष्टि, भाव दृष्टि, है ना? ये तीसरा कॉलम। चौथा कॉलम डिटर्मिनेशन, अर्थात ये क्या देता है, डिटरमाइन करता है क्या देता है। प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति क्या होती है इसमें? हेल्थ, पहले में हेल्थ, दूसरे में स्किल एंड टैलेंट्स, तीसरे में सेंसिटिविटी एंड इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, चौथे में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। वो जो भेद अभेद करके, सही गलत को भेद करके जो सही है उसका एप्लीकेशन, है ना? तीसरे में प्राप्ति में। एंड देन है पांचवा आनंदमय, परम आनंद और परम शांति। ये हो गया चौथा कॉलम। अब पांचवें कॉलम में आपको लिखना है शुद्धता, प्यूरिफाइड बाय, अर्थात शुद्धता। तो शुद्धता कैसे किया जा सकता है कोश की? तो फिर हमने तो सब बातें आपको पांचवें कॉलम में लिखना है, जो बोला है कि अन्नमय कोश को कैसे शुद्ध करते हैं, प्राणमय कोश को कैसे शुद्ध करते हैं, मनोमय कोश को कैसे शुद्ध करते हैं, विज्ञानमय कोश को कैसे शुद्ध करते हैं और
आनंदमय कोश को कैसे शुद्ध करेंगे, ये 5वां कॉलम। ऐसे 5 कॉलम बनाना है, एक पेज में सब आएगा, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। और आप घर में कहीं पे भी ऐसी जगह पर चिपका सकते हैं, कुछ आपको याद करना नहीं, रोज आते जाते 1 बार 2 बार पढ़िए। सुबह जैसे होता है ना, प्रसाद कितनी बार लेते हैं, भोजन 3 बार लेते हैं ना, तो जैसे हाँ, तो ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, ब्रेकफास्ट के पहले पढ़ लीजिए, फिर पानी पीजिए और ब्रेकफास्ट लीजिए। तो ये टैबलेट समझ लीजिए आप, ये एक टैबलेट है हमारे कोश को प्यूरिफाई और स्ट्रॉन्ग करने की, है ना, इस प्रकार से। तो आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि आगे का हमारा प्रोग्राम आज बहुत जल्दी है। इसको यदि आप जीवन में उतारेंगे तो विश्वास कीजिए, शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से एकदम स्ट्रॉन्ग और बैलेंस जीवन को प्राप्त करेंगे। आगे के क्लास में हम विशेषकर अन्नमय कोश को और थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे, और फिर उसके पश्चात प्राणमय कोश, विज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन सब को फिर हम प्राणायाम के परिप्रेक्ष्य में हमारे अंदर कैसे फील करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। दैट शुड बी प्रैक्टिकली डन। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकली बताएंगे कि शरीर में कैसे उस स्तर पे हम एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम, है ना, इस प्रकार से आज शरीर के अंदर आध्यात्मिक भौतिक क्या बातें हैं, कैसे वो आध्यात्मिक भौतिक स्तर से मानसिक स्तर, मानसिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे आ सकते हैं, है ना। तो वो सब एनर्जी शीट को हम समझेंगे, और वो सब कुछ हम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड समझेंगे। मे भी इसको 2-3 सेशन या 4-5 सेशन भी लग सकते हैं। तो भगवत गीता को भूलिए मत तब तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 2 मिनट में समराइज करने का आज तो कोई